अब बात करते हैं इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश 135 का स्कोर कराता है आपका। सबसे बड़ा जो पोर्शन है वो इंग्लिश का ही है, और सबसे कम लाइट में जीएस और इंग्लिश ही रहते हैं। तो मैथ्स ही सबसे ज़्यादा लाइमलाइट में हाँ, रहता तो वही रहता है एसएससी की फील्ड में। तो इंग्लिश का आपने कैसे तैयार किया? मेनली 3 सेक्शन होते हैं अपने इंग्लिश में, कॉम्प्रिहेंशन, वोकैब और ग्रामर। तो आप तीनों सेक्शंस को एक बार बताओ कि तीनों सेक्शंस को अलग अलग से एक बार आप बाइफरकेट करके बताओ कि कैसे कैसे आपने किया। जैसे बहुत से मेरे भाई लोग बिहार से देख रहे हो, तो स्पेशली बिहार वाले बच्चे बहुत इंग्लिश में लाइक करते हैं। देखो जैसे आपका, मैंने जैसे आपने अभी बताया कि आपकी जो स्कूलिंग कॉलेज बहुत अच्छी रही है, जहाँ पर बच्चों को मतलब बहुत सारे देख रहा हूँ जो इधर के बच्चे हैं अपने दिल्ली हो गए, हरियाणा हो गए, इन लोगों की थोड़ी इंग्लिश अच्छी रहती है। बट हमारा क्या था कि हम लोगों ने बचपन से इंग्लिश के उतना इंटरेस्ट नहीं लिया। लाइक होता है ना कि ये बस उसको एज ए सब्जेक्ट ट्रीट किया। मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हूँ, फिर मेरी इंग्लिश जब स्टार्ट किया तो जीरो थी एक तरह से। वर्ड्स बिल्कुल नहीं आते थे, कॉम्प्रिहेंशन में बस थोड़ा बहुत पैसेज उसे सॉल्व करना, ग्रामेटिकल रूल जीरो थे। तो मैंने क्या किया कि सबसे पहले तो देखो, अगर आप एज अ बिगनर स्टार्ट कर रहे हो तो टफ लगेगी हर किसी को शुरू में, उसके लिए समय चाहिए। मुझे भी 2 साल लगा अराउंड इंग्लिश सही करने में, और अभी भी प्रैक्टिस नहीं करता हूँ तो भूल जाता हूँ। तो इंग्लिश के लिए सबसे पहले क्या करना है कि आपको वोकैबुलरी से ही मैं कहूँगा ज़्यादा बेहतर रहेगा स्टार्ट करो एज अगर बिगनर कर रहे हो तो उसके लिए सबसे पहले मैंने ब्लैक बुक लिया था, और उसके बाद उसमें ना एक होते हैं रिपीटेड वर्ड जो एसएससी सब ज्यादा रिपीट करता है, बार बार रिपीट होते हैं। हाँ। 200 मोस्ट रिपीटेड इडियम, 200 मोस्ट रिपीटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, साइन एंटो का पेयर। सबसे पहले मैंने उसे कवर अप किया, और फिर उसके बाद ना मैंने कुछ टीचर्स का वीडियो का हेल्प लिया। जैसे रानी मैम ने यूट्यूब पर करा रखा है A to Z वोकैब। तो क्या होता है, कभी कभी हम खुद से पढ़ते तो मन नहीं रहता, टीचर बताता तो कुछ ट्रिक्स आ जाता है माइंड के अंदर। तो मैंने थोड़ा बहुत यूट्यूब का हेल्प लिया। फिर उसके बाद मैंने जैसे कि अभी बताया कि आप जब तक खुद को कुछ अलग ना करो तब तक तो आप भीड़ में ही रह जाओगे। तो फिर जैसे मैंने अभी बताया कि रिसेंट एग्जाम के क्वेश्चन वही फिर मैंने फॉलो किया, जो ही 2025-24 का मैं तैयारी कर रहा था, क्योंकि वोकैब तो पूरा PYQ ही आना है। तो 2024 का CGL हुआ, उसके सारे वोकैब मिल जाते थे, ब्लैक बुक वाले चैनल पर अपलोड करते थे, या जैसे प्रशांत सर कर, मैंने जितना एग्जाम हुआ उसके सारे वोकैब पढ़ता था। एग्जाम खत्म, उसका PDF प्रिंट कराया और मेरे पास आ गया, और मैं उसको पूरा 1 दिन 2 दिन के अंदर पूरा याद कर दिया। तो क्या होता है कि मैंने पूरा ब्लैक बुक तो नहीं कहूँगा कि पूरा याद किया, लेकिन बच्चों को करना चाहिए। लेकिन एक होता है कि अगर आप, बहुत से लोगों को लगता है हैप्पैज़ार्ड हो जाऊंगा, इतना वर्ड कैसे याद करूंगा। सबसे पहले मैंने सारे रिपीटेड वर्ड किए, और उसके बाद फिर जो भी एग्जाम हुआ 24 का CGL हुआ, CHSL हुआ, सेम वही ट्रेंड। कोई भी एग्जाम छोड़ना नहीं है आपको। स्टेनो, CPO, GD सबके वोकैब में करता था। CPO जो भी हो गया, CGL हुआ, तो मैंने सारे ही वोकैब करना शुरू कर दिया। जो वो आया PDF उसका सारा OWS, EDM, एंटोसाइनो सारे वर्ड याद किया। और फिर ये होगा कि जैसे पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे करके ना ऑटोमेटिक वर्ड भी याद होने लगे। और एग्जाम के अंदर कभी कभी होता है ना कि लाइक 3 वर्ड का एक मीनिंग आया, एक अलग आया, तो बाय प्रैक्टिस भी हो गया। तो लेकिन इतना आपको एटलीस्ट करना है, आप शुरू में ब्लैक बुक ले लो, उसके बाद किसी टीचर की थोड़ी सी वीडियो देखो जिससे आपका इंटरेस्ट डेवलप हो। जैसे थोड़ा याद करने का तरीका समझ जाए। जैसे ईडीएम उडीएम के बहुत सारे स्टोरीज भी होते हैं। जैसे एचिल हिल हो गया, तो उसके अंदर हो गया कि उसकी माँ जो थी उसको पानी में डुबाती है, बट उसका ना कि उसमें डालने पर जो होगा, जहाँ भी वो पार्ट जाएगा वो उसका स्ट्रांग हो जाएगा। बट जो हो जाता है उसका जो एड़ी पकड़ी हुई थी उसकी माँ, इस वजह से वो वीक रह गया। तो एचिल हिल्स का मतलब होता है वीक पॉइंट। अच्छा, हाँ, समझ इस तरह की कुछ बहुत सारे स्टोरी से भी, जैसे मनीषा बंसल मैडम है न्यून क्लासेस की, उनकी बहुत अच्छी माइथोलॉजिकल स्टोरी से ईडीएम पढ़ाती थी, बहुत मजा आया। और देखो शुरू में थोड़ी वीडियो देखो, उसके बाद तो हो जाता है कि खुद से पढ़ने में ही मन लगने लग गया। डेली 50 क्वेश्चन पढ़ा, पीछे का रिवाइज किया। तो अगर आप ब्लैक बुक पढ़ रहे हो तो ये करो कि आपने एक बार 1 से 50 तक पढ़ो, फिर 50 से पीछे जाओ 1 तक, फिर 1 से 50 हो, मतलब 4 बार पढ़ो। और उसमें कुछ वर्ड होंगे जो आपको याद होंगे, कुछ वर्ड होंगे हर दिन भूलता था मैं, तो उसको मैंने हाईलाइट करके रखा था ताकि अगली बार जब आऊँ सिर्फ हाईलाइटेड वर्ड ही पढ़ूँ। तो ये था मेरा ब्लैक बुक से मैंने वोकैबुलरी का पूरा सेक्शन। वोकैब ऐसे किया आपने। और अपने ग्रामर वाला पोर्शन? हाँ, तो देखो ग्रामर पोर्शन के लिए सबसे पहले तो मैंने बहुत सारे टीचर पढ़ाया। सबसे पहले गोपाल वर्मा सर से पढ़ा, फिर उसके बाद एक PW पर SSC पर पढ़ा देते, फिर विपिन भाटी सर जो रोजगार वित्त अंकित के थे उनको फॉलो किया, तरुण ग्रोवर को फॉलो किया। फिर उसके बाद मैंने अपना रानी मैम का भी वीडियो देखा, मनीषा मैम का वीडियो देखा। मतलब क्या होता है कि मैं शुरू में ग्रामर में समझ नहीं पा रहा था, तो फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि तब मेरे को एक कैच पता चला कि आप ना खुद से जो पढ़ने का ट्राई करो इस वजह से नहीं समझ पा रहे हो। तो मैंने यूट्यूब पर वीडियो देखना शुरू किया, जैसे एरर का वीडियो देखना शुरू किया, तो टीचर किस हिसाब से कराते हैं। तो जैसे उन्हें होता है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो शुरू में सब्जेक्ट है लेकिन ऑफ लगा कर वर्ब जो है बाद में आ रहा है। तो फिर वहां से भी मुझे पता चला कि यहाँ तो फिक्स 2-3 ही चीज का एरर पूछता है, या तो सब्जेक्ट वर्ब पूछता है, या तो कभी प्रीपोजिशनल एरर दे दिया, कभी फ्रेज वर्ब वाला एरर दे दिया। तो इसी तरह से 3-4 एरर आने हैं। तो मैंने वो वीडियोस देखा, और एक मुझे ना उस समय 2024 के समय क्वीन करके चैनल मिले थे, QENG करके, बहुत अच्छा ग्रामर का प्रैक्टिस कराते हैं। क्या चैनल का नाम क्या? QENG। QENG। अच्छा, क्यू इन इंग्लिश। समझ गया मैं, ठीक है। उनका चैनल मिला, तो वो ग्रामर के बहुत बेस्ट एक्सप्लेनेशन करते थे, सारा तोड़ कर बताना। चलो, और ग्रामर से देखो सबसे पहले तो वॉइस नरेशन आने, तो वॉइस नरेशन के थोड़े से रूल्स जान जाओ, ऑप्शन काटना सीख जाओ, 3 तो क्वेश्चन वो तो इजी होता है अगर अच्छे से करे तो। हाँ,
तो वो हो गया। फिर 2 एरर के क्वेश्चन आ रहे थे। एरर में वही होता है कि मेरे से भी थोड़ा एडवांस बेस तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, लेकिन यह है कि जो बेसिक और मॉडरेट लेवल के हैं वो कर लेता हूँ। तो उसमें भी ये होता है कि जैसे मैंने 4 स्टेटमेंट में बाइफरकेटेड है, पता चला कि हाँ इस स्टेटमेंट में तो एटलीस्ट एरर नहीं, 2 स्टेटमेंट तो आसानी से पता चल जाता था, सब्जेक्ट भर पकड़ना सीख गया। तो आप किसी भी टीचर से पहले ग्रामर करो। और मैं नीतू सिंह का वॉल्यूम 1 रखा था। शुरू में तो नोट्स बनाया था, बट उसके बाद मैंने बुक में ही नोट बनाना शुरू कर दिया कि हाँ इस बुक में अगर कोई एडिशनल पॉइंट लग रहा है तो वो तो मैं डेली रिवाइज करता था। तो इसमें 4-5 टॉपिक है जहाँ से ग्रामर में ज़्यादा आता है। आपको एक टेंस बहुत अच्छा होना चाहिए, एडजेक्टिव बहुत अच्छा होना चाहिए, और उसके बाद आपका थोड़ी सी जो ज़्यादा वो पूछता है फिर एडवर्ब बेस्ड, जैसे नो सूनर के साथ देन लगेगा, हार्डली स्कैर्सली के साथ वेन लगेगा, इस तरह से। एंड देन उसके बाद आपका हो गया एडजेक्टिव, ये 3 चैप्टर, और थोड़ा सा कंजक्शन का देख लो टॉपिक। जैसे नाउन प्रोनाउन से बहुत कम एरर आता है, तो ज़्यादा जो ये 3-4 टॉपिक है, इन 3-4 टॉपिक को मैं बार नीतू सिंह के वॉल्यूम 1 से पढ़ता। और एक हाँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वो तो सबसे हाईलाइटेड टॉपिक है इंग्लिश में। तो इस तरह से मैंने सारे सब्जेक्ट को वो किया। तो इस तरह मेरा ग्रामर का भी डर दूर हो गया। मैं हमेशा वीडियो देखता था। और फिर यही चीज़ क्या चाहती है कि जो एग्जाम खत्म हुआ उसका जो भी एरर पूछा गया, जिसमें अभी भोक्या में भी बता रहा, जो भी एग्जाम खत्म हुआ उसके मैं वीडियोज भी देखता था। रानी मैम यूट्यूब पर कराती है वीडियो, या कोई भी टीचर करा। रानी मैम का जैसे आज सीजीएल का आंसर किया, कल को वीडियो आ गया कि हाँ सीजीएल में पूछे गए सारे एरर, सीजीएल में पूछे गए सारे फिलर, सीजीएल में पूछे गए सारे भोक्या एंटो साइनो। मैं उन चीज़ों को फॉलो करता था हमेशा। आई फॉलो द ट्रेंड, क्योंकि जो एग्जाम है पीआई के बारे में वही मोर एंड लेस आगे आने वाला है, कहीं भी कोई चीज़ें आगे नहीं जाने वाली। तो वही मैंने सारा एरर आया। तो एक जैसे 2024 के अंदर ट्रेंड बन गया था कि फ्रेजल वर्ब बेसी एरर आया था, हर एग्जाम में फ्रेजल वर्ब आ रहा था। तो फिर मैंने जैसे अब ग्रामर में 2 बार पढ़ा रहा था फ्रेजल वर्ब और ये अपना फिक्स प्रीपोजिशन। तो फ्रेजल वर्ब का रानी मैम का पीडीएफ आता है जिसमें उसने गिव अप, गिव ऑन, इस तरह से मैं याद करता था डेली। उसमें क्या है ना कि आप आज पढ़ोगे कल भूल जाओगे। जैसे रन अवे हो गया भागना, फिर एक हो जाता है रन अक्रॉस, मतलब एक दूसरे से मिल जाना, सामने आ जाना, कैम अक्रॉस, फिर इसी तरह से होता है। तो मैंने इस तरह से उसको बार डेली पढ़ता था, क्योंकि फिक्स प्रीपोजिशन और फ्रेजल जैसे इस बार भी मेंस के अंदर आया है ना, ये दोनों पे आया। एक आया था गिव वाला आया है इस बार मेंस के अंदर। तो वो सब चीज़ें आपको एज दिलाएगी। तो धीरे धीरे करके सबसे पहले मैंने ग्रामर खत्म किया, फिर प्रीपोजिशन जो हाईलाइटेड वर्ड होते हैं, रानी में हमने टॉप 100 टॉप 200 का वीडियो देखा। तो वहाँ से काफ़ी चीज़ें पता चला, जैसे डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगेगा, इंस्टीड ऑफ लगेगा। तो इस सबसे ज़्यादा एरर आते थे। मेड ऑफ, मेड फ्रॉम में डिफरेंस क्या होता था। तो इस तरह से मैंने क्लियर किया ग्रामर। ओके, तो ये हो गया। अच्छा, जो सबसे टफ जो बच्चों को लगता है वो होता है कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट, उसमें सबसे ज़्यादा इश्यू होता है। हाँ। वो आपने कैसे टैकल किया? देखो सबसे पहले तो मैं बताऊंगा भाई इंग्लिश मीडियम में पढ़ो, क्योंकि क्या होगा कि आप कॉम्प्रिहेंशन जैसे पैसेज होता है, प्री के अंदर भी आप पूछ रहा है 5, लेकिन मेंस के अंदर तो 12 क्वेश्चन फिक्स है। बिल्कुल। तो उसमें क्या होता है कि आपको पढ़ना आना चाहिए। कभी कभी तो एग्जाम के अंदर आप पढ़ ही नहीं रहे हो, क्योंकि आप हिंदी बैकग्राउंड सारे, तो ट्राई करो कि कुछ पढ़ो। जैसे मेरी बचपन में रीडिंग स्किल्स बहुत फास्ट, जैसे मैं अगर पूरा पैसेज है ना 1 पेज का, तो मैं उसको 1-1.5 मिनट के अंदर स्कीम कर लेता हूँ नजर से, जल्दी करके, ऐसे एक लाइन पर ऐसे करके। हाँ, सरसरी निगाह से देख लिया। सरसरी निगाह से देखना। मेरी इंग्लिश बहुत फास्ट है पढ़ने की। तो सबसे पहले तो पैसेज की बात की जाए तो देखो मेनली उसमें होती है कि 2-3 चीजें आपको जानना है। तो थीम, टोन, टाइटल। सेकंड हो गया आपको उसका इन्फ्रेंस जानना है कि क्या ये कह रहा है। तो वो मैंने मनीषा बंसल का एक वीडियो है यूट्यूब पर, नियॉन क्लासेस वाली, उन मैडम ने एक ट्रिक बताया, रेड हियरिंग, आउट ऑफ पैसेज, टू शॉर्ट, टू लॉन्ग, काफी ट्रिक्स होते हैं। फिर जैसे उन्होंने टोन पकड़ना बताया कि सार्केस्टिक का क्या मतलब हुआ, ह्यूमरस क्या मतलब हुआ, आयरोनिकल, सटायरिकल, तो ये सारे टोन है। तो पैसेज के अंदर मेनली यही 3 चीजें हैं जो आपको जानना है, और बाकी तो ऊपर क्वेश्चन दिया है, नीचे करना है। और यहाँ पर भी आप ऑप्शन एलिमिनेशन कर सकते हो पैसेज पढ़कर कि पैसेज में कहीं बात ही नहीं किया, जैसे आउट ऑफ पैसेज बताया, टू शॉर्ट, टू लॉन्ग। फिर जैसे अगर पैसेज के अंदर हमें जानना है कि इसका टाइटल क्या है, तो जो सबसे ज्यादा पैसेज के अंदर जो चीजें आई है, जिस पर ज्यादा फोकस किया गया है, फिर इधर से इन्फ्रेंस निकालना। तो मैंने वहां से प्रैक्टिस किया। तो सबसे पहले मैंने वीडियो देखा, उसके बाद मैं मेंस के मॉक लगाता था, बहुत मॉक लगाता था, जिसके अंदर हर मॉक में 3 पैसेज आ रहे हैं। तो अगर आप थोड़ी सी रीडिंग नहीं भी कर रहा था, मैं तो रीडिंग नहीं करता था ज्यादा, क्योंकि मुझे थोड़ा बोरिंग लगता था। हाँ, वही उसी पे आने वाला था कि रीडिंग बहुत, मतलब रीडिंग एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट लगता है मेरे को। तो आपने रीडिंग वगैरह पे कितना ध्यान दिया? मैं जीएस जैसे पढ़ रहा हूँ, तो जीएस पढ़ रहा हूँ, मैथ्स भी मैं इंग्लिश में, तो मेरा रीडिंग वही हो जाता है। पैसेज के लिए मैंने बस वो वीडियो देखा, मेरी थोड़ी सी इंग्लिश की समझ थी, लाइक पढ़ के होता है ना मीनिंग निकालना, वही रीडिंग से आती है जो आपकी मतलब। हाँ, मैं मेन से पहले क्या करता था ना कि जैसे मैंने शॉक टेस्ट लगाया तो 200-300 पैसेज वहीं से हो जाता था मेरा। बट मैं बच्चों को कहूँगा, सजेस्ट की करो, जैसे निमिषा बंसल एक एडिटोरियल कराती है, तो आप उनके एडिटोरियल की जो हिंदी मीडियम से हैं स्पेशली उनकी वीडियो देखो, जिससे आप थोड़ा सा मीनिंग निकालना सीखो। इसीलिए मैंने पहले वोकैब बोला पढ़ने। अगर आप एक बार वोकैब और ग्रामर के रूल जाने तो आपको पता चला कि हाँ इसकी वजह से ये सब्जेक्ट आ रहा है, इसका ये मीनिंग है। वही है, मेरे को भी ऐसा रहता था जब मैंने तैयारी की थी कि मतलब मेरी पढ़ने की हैबिट बहुत ज़्यादा थी, न्यूज़पेपर पढ़ना या किताबें पढ़ना। तो वहाँ से मेरे को इंग्लिश में फ़ायदा मिला कि मैं लिटरली किसी टीचर से नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ी मेरे को, और एक सेंस ऐसी डेवलप हो जाती है आपकी कि आप उसके थ्रू आप कॉम्प्रिहेंशन क्लोज टेस्ट में आप करते हो। और मैं
मतलब बहुत अच्छा स्कोर कर लेता था 200 में से। 200 का जो मेरा सीजल 2020 में हुआ ऐसे, तो वो पैटर्न पे क्या था कि 200 में से एक बार तो मैंने 196 स्कोर किया था। वाह। तो ऐसे मतलब बहुत अच्छा हो गया मेरा। जब दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर पे हुआ, दिल्ली पुलिस एसआई में, तो उसमें भी मेरा 186 था मेरा, उसमें से 200 में से। और ऐसे भी दे दिया तो 131 आ गया 135 में से। गलत आदत थी ना नहीं हाँ। पढ़ने की, क्या कि मेरे को थोड़ा बोरिंग लगता था जैसे मैंने, लेकिन ये था कि मैं लाइक पैसे कर लेता था। मेरे क्लोजेस्ट में इस वजह से थोड़े से दिक्कत होते थे, तो ये मैंने पैसे यहाँ से किया। तो आप पढ़ना चाहिए। उसके बाद जैसे मेरे को कभी कभी होता था मैं स्पोर्ट का पेज पढ़ता था, थोड़ा मेरे स्पोर्ट में इंटरेस्ट था, या जिसको भी जिसमें इंटरेस्ट है, किसी को पॉलिटिकल कुछ भी पढ़ लो। मैं हमेशा मतलब बच्चों को यही बोलता हूँ, जो भी मेरे दोस्त याद पूछते मेरे से इंग्लिश के बारे में, या जो मेरे दोस्त थे उस टाइम पे बोलते थे कि मतलब मेरा क्या था कि मैं मतलब बाद में भी चला गया ना, 1 साल भी मैंने इंग्लिश नहीं उड़ाया, तब भी मैं अच्छा स्कोर कर लेता था। उसका एक सबसे जो मतलब सबसे बेस्ट रीजन जो मेरे को लगता था वो यही था कि मैं रीडिंग बहुत करता रहता था बीच बीच में। मेरे को न्यूज़ पढ़ना हो तो एक हिसाब से मैं इंग्लिश ही पढ़ रहा हूँ, तो उससे आपकी एक ऐसी सेंस डेवलप होती है, क्योंकि एक है तो लैंग्वेज ही, तो लैंग्वेज को आप पढ़ रहे हो ना, तो वो जो आप सीखते हो ना, तो फिर बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली आपको नो सूनर देन, जैसे आप बोल रहे हो, या फिर किस कॉन्टेक्स्ट में वर्ड यूज होगा, वो आप जब पढ़ रहे होते हो ना, कोई भी न्यूज़पेपर या कोई बुक पढ़ रहे होते हो आप, तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में जो अनकॉन्शियस माइंड होता है वहाँ पे बैठ जाते हैं, जो मुझे और लगता है। मैं एक और चीज क्या, मैं विकिपीडिया पढ़ता था, जैसे किसी एक्टर का हिस्ट्री हो गया या हाँ। किसी पर, तो मैं ना बचपन में मेरे को विकिपीडिया पढ़ने का आदत होगा। और एक और चीज, जैसे फेसबुक पर कुछ लोग पोस्ट करते हैं ना, लाइक कि बहुत पूरा प्रॉपर इंग्लिश में करते हैं, तो मैं ये 2 चीजें भी करता था। मैं जैसे फेसबुक पर देख रहा हूँ, मैं किसी के देखता हूँ तो बहुत अच्छा इंग्लिश में कोई कमेंट किया है या फिर पोस्ट किया, मैं उसकी इंग्लिश भी पढ़ता था। तो एक हिसाब से रीडिंग करने का अपना अपना तरीका, आप पढ़ लो कहीं से, लेकिन मेन इश्यू है मतलब मेन टारगेट हमारा पढ़ना है, कहीं से भी पढ़ो आप। विकिपीडिया पढ़ता था जिस वजह से मेरी अंडरस्टैंडिंग अच्छी डेवलप। जैसे मेरे को थोड़ा सा कभी सीरियल का किसी का नॉलेज जानना है, या किसी एक्टर का ही जानना है, किसी क्रिकेटर के बारे में जानना, तो मैं उसकी विकिपीडिया पेज पढ़ता था क्रोम पे, तो वहां से भी मेरी थोड़ी सी स्किल्स अच्छी हुई थी बचपन में। और बच्चों को मैं यही बोलना चाहूंगा कि देखो, रीडिंग क्या है ना, रीडिंग का भी एक हवा बना दिया आप लोगों ने कि यार पता नहीं क्या पढ़ना। बहुत सारे लोग तो क्या करते हैं कि मतलब बार बार मैं बोलता हूँ कि द हिंदू का एडिटोरियल उठा लेंगे, उनके सर से ऊपर से गया वो, फिर बोलते कि रीडिंग हमसे हो नहीं पा रही। तो आपको ऐसा नहीं करना भाई। रीडिंग के लिए आप कुछ भी पढ़ो जो आपको इंटरेस्टिंग लगे, कुछ भी। आप आईपीएल की न्यूज पढ़ो, आप कुछ भी पढ़ो, आपको पढ़ना है बस। आप किसी फिल्म का रिव्यू पढ़ो, टाइम्स ऑफ इंडिया में कहीं पे भी आप रिव्यू पढ़ो, इंडियन एक्सप्रेस में कुछ पढ़ो, कोई नॉर्मल एक बेसिक इंग्लिश की किताब पढ़ लो। आप 9वीं 10वीं की जो किताबें होती है इंग्लिश की, उनके चैप्टर पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, लेकिन आपको इंग्लिश को कॉन्टेक्स्ट में रखते हुए पढ़नी है आप, तब आप पढ़ोगे ना। या जो आपको सबसे पसंदीदा चीजें हैं, आपको पढ़ना पसंद है, आपको घूमना पसंद है, उससे रिलेटेड पढ़ने लग जाओ, आपका नॉलेज भी बढ़ेगा। भाई आपको घूमना पसंद है तो आप उस जगह के बारे में पढ़ने लग जाओ, लेकिन इंग्लिश में पढ़ना है। और इंग्लिश में ही सारी चीजें देखो। हिंदी मूवी भी देख रहे हो तो उसको इंग्लिश सब टाइटल जरूर ऑन रखो उसके। और वहां पे मैं तो स्क्रीनशॉट ले लेता था ओनली, मतलब मैं पढ़ता जब ऐसा होता, मेरा इंटरेस्ट होता था कि ऐसा कुछ लगा मेरे को कि हिंदी में बोल रहा है वो, तो मैं जैसे मिर्जापुर देखा था मैंने, लेकिन वो प्राइम में मैं इंग्लिश में सब टाइटल ऑन किया मैंने, तो इंग्लिश के कम से कम 50-60 वर्ड मेरे को ऐसे ही ऑटोमेटिकली याद हो गए। तो देखते देखते ही पता नहीं चलता कि वही है ना कि रीडिंग क्या हो, कि शुरू में लोगों को लगता है, लेकिन एक बाय द टाइम कैसे आ जाता है पता ही नहीं। वो ऑटोमेटिकली अनकॉन्शियस माइंड में होता है कि मैं मतलब अभी भी बैठ जाऊं ना तब भी बहुत अच्छा स्कोर कर दूं। तो वो आप रीडिंग इतना आपको अच्छा बना देती है। उसके अलावा फिर आप ग्रामर या वोकैब को याद करो या बार बार उसको रिवाइज करो, तो आपकी इंग्लिश फिर बहुत अच्छी हो जाएगी। ऐसा कोई डरने वाला सब्जेक्ट नहीं है ये। और इंग्लिश तो वैसे भी आपको अच्छी करनी पड़ेगी, जमाने के हिसाब से करना भी चाहिए। आगे बहुत काम है। जैसे अभी मैं डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ, पूरा तो काम इंग्लिश में ही हो रहा है। अगर सही देखा जाए तो डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा काम तो इंग्लिश का ही जो यूज होता है। लेटर बनाना, ये जो भी चीजें इनिशिएट करना है, आप कोई भी अगर कोई आ रहा मेल करना है, हर चीज तो आपको इंग्लिश में ही करनी है। बिल्कुल। तो ये मेजर हमारे सब्जेक्ट कवर हो गए। और रीजनिंग के बाद इंग्लिश में थोड़ा सा और छूटा है ना, एक पैराजंबल छूट रहा है। हाँ, पैराजंबल के बारे में बताओ। हाँ, तो क्योंकि देखो पैराजंबल के लिए भी मैंने मनीषा बंसल जो यूट्यूब पे थी अपनी, जी, तो मैडम ने ना कुछ रूल्स बताए थे। लाइक एक होता है कि किससे स्टार्ट होगा, किससे खत्म होगा, क्योंकि उसमें कुछ रूल्स होते हैं। जैसे रीडिंग से पैराजंबल सही नहीं होगा, लेकिन वो भी हो जाएगा, लेकिन ये कि उसके कुछ रूल्स आने चाहिए। तो एग्जामिनेशन के अंदर क्या है कि कभी कभी होता है ना, ऑप्शन सही होता है। जैसे मान लो ऑप्शन ए बी सी डी दे दिया, तो उसके कुछ रूल, जैसे ही से शुरू नहीं हो सकता। सबसे पहले कोई इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट आएगा जहां से हमने स्टार्ट किया है, तो वो ऑप्शन से ही बनने लग ज्यादा अच्छा होता है। आपको बस एक बार या तो पेयर करना, जैसे नॉट ओनली बट ऑल्सो का पेयर बन जाएगा। तो इस तरह से करके ना उन्होंने मैडम ने ट्रिक बताया था। और कुछ होता है जैसे कि कुछ वर्ड होते हैं जिससे कभी भी स्टार्ट नहीं हो सकते हैं, वो हमेशा एंड का, जैसे एट द एंड बता रहा है। बिल्कुल। तो इस तरह से मैंने देखा था, उनके एक बार रूल्स देखा था, उसके बाद प्रैक्टिस करना शुरू किया था। और क्लोज टेस्ट के लिए भी मैडम ने थोड़ा सा रूल्स बनाया, क्योंकि मनीषा बंसल जो लियोन क्लासेस की वो परफेक्ट है। लाइक जो सबसे जो मुझे बेस्ट लगा, यूट्यूब पर मैंने बहुत टीचर का कॉम्प्रिहेंशन का देखा, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जिनको थोड़ी सी तो नॉलेज चाहिए, जैसे आपका था थोड़ा सा रीडिंग, लेकिन मेरा कम था। तो मैंने उनका क्लोज टेस्ट
कभी उन्होंने काफी रूल बनाया है, एक होता है बैकवर्ड रीडिंग, फॉरवर्ड रीडिंग। कभी कभी होता है जो शुरू में पूछा वो आगे जाकर आपको आंसर मिल जाएगा। पैसेज का जैसे क्लोशेस का टोन पकड़ना होता है कि ये पैसेज में पूरा या क्लोशेस में क्या बात किया गया, पूरा नेगेटिव बात किया गया, बड़ाई किया गया है या बुराई किया गया, या कुछ चीजों को सार्केज्म किया गया है, तो वहीं से मैंने पकड़ा। और क्लोज टेस्ट देखो बहुत बच्चों को दिक्कत है, वो तो एक तरह से मिक्सचर है, टाइप ऑफ हो गया, वोकैब से भी वो रिलेट रहता है, ग्रामेटिकल भी होते हैं रूल। और कभी कभी जैसे एग्जाम के अंदर होते हैं बहुत हार्ड पूछ देता है, या फिर हो जाता है कि 2 ऑप्शन में बहुत फंसा रहा है, तो उस तरह के क्वेश्चन के लिए मैं ये कहूंगा पैनिक नहीं होना है। तो आप ट्राई करो कि 2-3 क्वेश्चन छोड़ भी दो, जरूरी थोड़ी है कि हर क्वेश्चन करना ही है एग्जाम में। बिल्कुल। अगर लग रहा है कि बहुत हार्ड है तो हर किसी के लिए हार्ड है। जैसे अभी कभी कभी एग्जाम के अंदर हुआ है कि ऐसा क्लोज टेस्ट आया मैं उसमें लीव कर देता हूँ, क्योंकि इंग्लिश में जरूरी थोड़ी है कि मैं 45 में 45 करूंगा तभी सिलेक्शन हो। अगर वो 2 क्वेश्चन आप छोड़ अपना 2 माइनस ना करा रहे हो तो आप कहीं और अच्छे जा सकते हो। सभी बच्चे को टफ हुआ, जैसे भी CHSL मेंस हुआ उसके अंदर काफी हार्ड क्लोज टेस्ट आई थी, सब बच्चों ने 5 का 5 अटेम्प्ट कर दिया। वही अगर कोई बच्चा वहाँ थोड़ा सा माइंड गेम खेलता 36 ही अटेम्प्ट करता, उसकी एक्यूरेसी हो जाती 108 हो जाती, लेकिन वो 108 को आपने 4 गलत करके 104 कर दिया। तो अगर क्लोज टेस्ट बहुत हार्ड आया तो हम 1-2 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, बिल्कुल भी मतलब ब्लाइंड ऐसे बिल्कुल तुक्का मारने की जरूरत जब नहीं तक कि हम बिल्कुल, जैसे कभी कभी होता है कि ऐसा पैसेज आएगा जो हम बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं, मतलब जैसे मान लो हमारा एक डोमेन है कि जैसे बहुत लोग बहुत रीडिंग करेंगे तब जैसे एक ऐसा पैसेज आएगा जो हमारे इंटरेस्ट का है, जैसे स्पोर्ट का है, गेम का है, या फिर कुछ कहानी आ गई, हिस्टोरिकल आ गए, ओलंपिक का आ गए, तो देख कर ही लग जाता है ये ऑप्शन फील होगा। लेकिन कुछ ऐसे आ गए जैसे कि मतलब साइकोलॉजिकल टाइप, एनालिटिकल स्किल्स वाला थोड़ा पैसेज आ जाता है, मतलब जिसमें हमें जीरो नॉलेज है उस डोमेन के बारे में हम जानते हैं, तो उसमें थोड़ी सी हमें दिक्कत होती है। थोड़ा सा अगर ग्रामेटिकल आ गया तब तो इजी हो, जैसे रेंडर्स, इज रेंडरिंग, रेंडर्ड, इस तरह से आ गया तो हम पकड़ लेंगे। लेकिन वही थोड़ा सा ऐसा वर्ड्स आ गए जो वोकैब बेस्ड होती, थोड़ी दिक्कत होती है, तो उसमें वहाँ लीव करना ज्यादा बेहतर रहेगा। तो एक्यूरेसी थोड़ा सा ध्यान रखो उसका, बिल्कुल भी ब्लाइंड तुक्के मत मारो कि भाई नहीं आ रहा है तो समझ जाओ कि 80 to 90% बच्चे नहीं कर पाएंगे एग्जाम के अंदर। तो ये हो गया हमारा